नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, मैंने कल भी आपको बताया था कि निदेशक जो प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा है, उन्होंने एक आदेश जारी करते हुए अधिशेष कार्मिक और शिक्षकों के समायोजन सेटअप परिवर्तन को लेकर पत्र जारी किया था। इसी क्रम में कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा जयपुर संभाग ने भी आदेश जारी करते हुए डायरेक्शन जारी कर दिए हैं। मैं बता दूं, सबसे पहले आप सभी से निवेदन कर लूं, इसमें काफ़ी जिलों की यहां पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो लंबा हो सकता है, पूरा जरूर देखें, फायदेमंद होगा। किस प्रकार से इनका समायोजन होगा, क्या यहाँ पर जो आदेश हैं पूरा विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं, जयपुर संभाग ने एक आदेश जारी किया है। मंजू शर्मा जो संयुक्त निदेशक हैं, जॉइंट डायरेक्टर हैं, उनके डिजिटली साइनों से 9 सितंबर 2024 को, जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा है कि प्रासंगिक पत्र की अनुपालना हेतु निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीनस्थ कार्यरत अधिशेष शिक्षक और कार्मिकों की सूची प्रासंगिक पत्र के दिशा निर्देश अनुसार तैयार करवाई जाकर वरिष्ठ अध्यापक एवं समकक्ष कार्मिकों की सूची इस कार्यालय को समायोजन हेतु उपलब्ध करवाएं और थर्ड ग्रेड अध्यापक एवं समकक्ष कार्मिकों के समायोजन की कार्रवाई अपने स्तर पर करना सुनिश्चित करें। अधीनस्थ जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक एवं प्रारंभिक आपसी समन्वय से निर्धारित समय सारणी के अनुसार जो है वो कार्रवाई यहाँ पर संपादित करनी। साथ ही इन्होंने कहा कि संभाग में कार्यरत अधिशेष वरिष्ठ अध्यापक एवं समकक्ष कार्मिकों की सूची निम्नांकित प्रपत्र में 11 सितंबर 2024 को स्थानीय कार्यालय में आयोजित बैठक में लेकर उपस्थित होना या उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। तो मैं बता दूं, यहाँ पर जो वरिष्ठ शिक्षक हैं, जो वरिष्ठ कार्मिक हैं, आप देख सकते हैं वरिष्ठ अध्यापक हैं और उनके समकक्ष कार्मिक हैं, उनका समायोजन संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा यहाँ पर करेगा। और जो थर्ड ग्रेड टीचर हैं और उनके समकक्ष जो भी कार्मिक हैं, उनका समायोजन जो डीओज हैं वो अपने स्तर पर करेंगे। आप देख सकते हैं जो सूची है वो 10 नंबर के 10 प्रकार के कॉलम में यहाँ पर मांगी है, जिसमें क्रम संख्या, अधिशेष कार्मिक का नाम, एम्प्लॉय आईडी, पदनाम, विषय, किस विषय में पोस्टेड है, वर्तमान पदस्थापन स्थान, जिला, वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण दिनांक और अधिशेष होने का कारण। आप देख सकते हैं मंजू शर्मा जो संयुक्त निदेशक हैं स्कूल शिक्षा जयपुर संभाग के हस्ताक्षर से पत्र जारी किए। इसी को लेकर जो आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक दोषा ने भी पत्र जारी करते हुए अधिशेष कार्मिकों और शिक्षकों के समायोजन को लेकर पत्र जारी कर दिया है। साथ ही 1 से 4 फॉर्मेट जारी किए हैं। प्रपत्र 1 में हिंदी माध्यम के विद्यालयों की सूचना मांगी है। प्रपत्र 2 में कक्षा 1 से 12 तक संचालित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों की सूचना मांगी है। प्रपत्र 3 में ऐसे 1, 2, 3 और 4 में ऐसे महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों को देनी है जो कि 1 से 5 और 1 से 8 और 1 से 10 तक अंग्रेजी माध्यम तथा हिंदी माध्यम में संचालित है। तो दोस्तों इन्होंने अलग अलग जो डायरेक्शन है वो जारी किए हैं। साथ ही फॉर्मेट भी इन्होंने जारी किए हैं। आप देख सकते हैं ऑफिस आईडी, कार्मिक का नाम, सब्जेक्ट, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय, ओरिजिनल पोस्ट, किस, ये पूरा जो बायोडेटा है इन्होंने यहाँ पर मांगा है। अब पहले यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि जो निदेशक महोदय ने, जो निदेशक हैं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने जो पत्र जारी किया था कल, उसको लेकर सबसे पहले मैंने कल भी आपको बताया था कि किस प्रकार से अधिशेष की गणना करनी है, स्पष्ट अधिशेष कार्मिकों की किस प्रकार से गणना करनी है। काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, इसको लेकर ही यहाँ पर ये वीडियो आपके माध्यम से आपको संतुष्ट करने के माध्यम के लिए बनाया जा रहा है। सबसे पहले अधिशेष उस कार्मिक को माना जाएगा जो अचयनित हैं। आप देख सकते हैं अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु शिक्षक और कार्मिकों के चयन के उपरांत कार्यग्रहण के पश्चात भी उन विद्यालयों में पहले से कार्यरत समकक्ष अचयनित शिक्षक और कार्मिक जो है उनको अधिशेष माना जाएगा। साथ ही अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में मापदंडानुसार सर्जन योग्य पदों से अधिक कार्यरत होने की स्थिति में कार्मिकों को अधिशेष माना जाएगा।
अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जिनमें पूर्व प्राथमिक कक्षाएं संचालित हो रही हैं में पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापकों के पदस्थापन पर कार्यग्रहण करने की स्थिति में इन विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के अध्यापन हेतु चयनित अध्यापक लेवल प्रथम शिक्षकों को अधिशेष यहाँ पर माना जाएगा। साथ ही कर्मोन्नत विद्यालय में शासन के दिशा निर्देश दिनांक 30 अप्रैल 2015 में अंकित मापदंडानुसार पद स्वीकृत मानकर मापदंडों से अधिक जो कार्यरत शिक्षक हैं उनको अधिशेष यहाँ पर माना जाएगा। साथ ही जिन अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक पद हेतु चयन प्रक्रिया से पूर्व चयनित अध्यापक लेवल प्रथम और द्वितीय का पदस्थापन किया गया है, लेकिन इन विद्यालय में वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का पद स्वीकृत होकर कार्मिक पद स्थापित हैं, तो उनको अधिशेष यहाँ पर माना जाएगा। साथ ही अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में जिस स्तर की अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं संचालित हो रही हैं उस स्तर तक पद प्रावधान हेतु अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु जारी जो मापदंड है उनके अनुसार कार्मिकों को अधिशेष माना जाएगा। साथ ही प्रारंभिक तथा माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय में स्वीकृत पदों अथवा मापदंडानुसार स्वीकृत योग्य से अधिक पदस्थापित जो कार्मिक और शिक्षक हैं वो अधिशेष यहाँ पर होंगे। साथ ही संविदा कर्मचारियों की बात करते हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में पदस्थापित कार्मिक चाहे वो वरिष्ठ प्रबोधक हों, चाहे वो प्रबोधक हों, वरिष्ठ शिक्षाकर्मी हों, पंचायत शिक्षक हों, कनिष्ठ शिक्षक हो, पैरा टीचर हों, ट्रेनी टीचर हों इत्यादि जिनके पद इन विद्यालयों में नहीं होते हैं वे अधिशेष माने जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में किसी भी संविदा कर्मचारी की कोई पोस्ट नहीं है शिक्षक के नाम से, चाहे वो प्रबोधक हो, चाहे वो वरिष्ठ प्रबोधक हो, चाहे वो वरिष्ठ शिक्षाकर्मी हो, चाहे वो शिक्षाकर्मी हो, चाहे वो पंचायत शिक्षक हो, कनिष्ठ शिक्षक हो, पैरा टीचर हो या ट्रेनी टीचर हो, ये अधिशेष यहाँ पर माने जाएंगे। साथ ही जो कार्मिक स्टे के माध्यम से पोस्टेड हैं उन कार्मिकों को अधिशेष नहीं माना जाएगा। मंत्रालय संवर्ग के अधिशेष कार्मिकों की पहचान करते समय वित्त विभाग की गाइडलाइन 25 मई 2022 की पालना यहाँ पर की जाएगी। अब ये तो थे कि अधिशेष किस प्रकार से सेलेक्ट आपको करना है। अब यहाँ पर है कि किस प्रकार से समायोजन करना है। सबसे पहले बात करते हैं विद्यालय में कार्मिकों की कार्यग्रहण तिथि के आधार पर वरिष्ठ कार्मिकों का समायोजन उसी विद्यालय में करते हुए कनिष्ठ जो कार्मिक हैं उनको अधिशेष यहाँ पर माना जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है सबसे पहले वरिष्ठ कार्मिकों को समायोजित किया जाएगा और कनिष्ठ कार्मिकों को अधिशेष माना जाएगा। इसी प्रकार ग्राम पंचायत और ब्लॉक में अधिशेष कार्मिकों को चिन्हित किया जाकर समायोजन किया जाएगा। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु अचयनित शिक्षक और कार्मिकों को अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में केवल तभी लगाया जाएगा जबकि हिंदी माध्यम विद्यालय में पद रिक्त नहीं हो। यह समायोजन केवल चयनित शिक्षक और कार्मिक उपलब्ध होने तक ही किया जा सकेगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग में के विद्यालय में अधिशेष कार्मिकों का समायोजन उसी स्पष्ट रिक्त पद या विषय या उनके मूल पद के अनुसार माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा के विद्यालय में ही किया जाएगा। अन्य पद या अन्य विषय के पद विरुद्ध किसी भी प्रकार का पदस्थापन नहीं किया जाएगा। साथ ही जिन अध्यापक लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय के उक्त नियम 6(3) के तहत शिक्षा विभाग में लिए जाने की कार्रवाई की जा चुकी हैं उन्हें अनिवार्यतः माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालय में लगाया जावे। यदि जिले में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन विद्यालय में पद रिक्त नहीं है तो उन्हें प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन ही विद्यालय में लगाया जाए। साथ ही साथ जो संविदा कर्मचारी हैं उनको लेकर भी किस प्रकार से समायोजन करना है मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि जो भी माध्यमिक विद्यालय में जो शिक्षा विभाग है समायोजन नहीं हो सकने वाले अधिशेष कार्मिक चाहे वो वरिष्ठ प्रबोधक हों, वरिष्ठ शिक्षाकर्मी हो, पंचायत शिक्षक हो, कनिष्ठ शिक्षक हो, पैरा टीचर हो, ट्रेनी टीचर हो इत्यादि को प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन जो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय हैं उनमें पदस्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों कहने का मतलब है जो भी माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत जो विद्यालय हैं उनमें लगा हुआ संविदा कर्मचारी है, चाहे वो वरिष्ठ शिक्षाकर्मी हो, चाहे वो शिक्षाकर्मी हो, पंचायत शिक्षक हो, कनिष्ठ शिक्षक हो, पैरा टीचर हो या ट्रेनी टीचर हो, उनको प्रारंभिक शिक्षा विभाग के जो भी ग्रामीण क्षेत्र के
विद्यालय हैं उनमें उनको लगाया जाएगा, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हों चाहे उच्च प्राथमिक विद्यालय हों, उनमें इन संविदा कर्मचारियों को लगाया जाएगा। साथ ही अनुसूचित क्षेत्र के अराजपत्रित शिक्षक और कार्मिकों का नियमानुसार केवल अनुसूचित क्षेत्र के विद्यालयों में और गैर अनुसूचित क्षेत्र के अराजपत्रित शिक्षक और कार्मिकों का केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र के विद्यालयों में ही यहाँ पर लगाया जाएगा। यानी कि टीएसपी को टीएसपी में और नॉन टीएसपी को नॉन टीएसपी में ही समायोजित किया जा सकेगा, लगाया जा सकेगा। साथ ही आप देख सकते हैं अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थापित शिक्षक और कार्मिक जिनका टीएसपी से नॉन टीएसपी क्षेत्र में स्थानांतरण आदेश जारी किए जा चुके हैं किंतु रिलीवर के अभाव में उनको कार्यमुक्त नहीं किया जा सकेगा, उनको उन्हीं विद्यालय में पद रिक्त होने पर पदस्थापित माना जाए। साथ ही राजस्थान स्वच्छ ग्रामीण सेवा नियम 2010 के तहत नियुक्त शिक्षक और कार्मिकों का केवल ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में ही लगाया जाएगा। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों हेतु चयनित शिक्षक और कार्मिकों के अधिशेष होने की स्थिति में उन्हें अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय हैं उनमें ही प्राथमिकता के साथ लगाया जा सकेगा। साथ ही एपीओ किए गए और प्राथमिक जांच में दोषी पाए गए, प्राथमिक जांच 10 दिन में पूर्ण की जाए, शिक्षक और कार्मिक जो हैं उनके पूर्व पदस्थापन स्थान के वरिष्ठता क्षेत्र से संबंधित नियोक्ता अधिकारी द्वारा पदस्थापन दूरस्थ जिले या दूरस्थ ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्रों में लगाया जाएगा। तो दोस्तों एपीओ में किस प्रकार से यहाँ पर समायोजन किया जाएगा, स्पष्ट गाइडलाइन यहाँ पर जारी की हुई है। साथ ही अधिशेष शिक्षक और कार्मिकों का समायोजन रिक्तियों के निम्नांकित क्रम में किया जाएगा। सबसे पहले समायोजन उसी विद्यालय में किया जाएगा अगर पद रिक्त हैं तो, अगर पद रिक्त नहीं है तो उसी राजस्व ग्राम के विद्यालय में, अगर किसी विद्यालय में पद रिक्त हैं तो उसमें लगाया जाएगा। यदि उस राजस्व ग्राम में पद रिक्त नहीं है तो उसी ग्राम पंचायत के अन्य विद्यालय में पद रिक्त होने पर उनको लगाया जाएगा। यदि ग्राम पंचायत में भी पद रिक्त नहीं है तो ब्लॉक में स्थित अन्य विद्यालय में पद रिक्त होने पर उनको लगाया जाएगा। अगर ब्लॉक में भी पद रिक्त नहीं है तो अन्य ब्लॉक के विद्यालय में रिक्त पद पर यह लगाया जाएगा, लेकिन यथासंभव निकट ब्लॉक में ही लगाया जा सकेगा। साथ ही प्रारंभिक शिक्षा विभाग में अधिशेष कार्मिकों का समायोजन राज्य सरकार के जो गाइडलाइन है 28 मई 2019 में जो उल्लेखित प्रक्रिया उनके अनुसार ही किया जा सकेगा। मंत्रालय कर्मचारियों का जिसमें एलडीसी यूडीसी जो भी हैं उनका समायोजन यथासंभव उसी जिले के विद्यालयों में किया जाएगा। जिले के विद्यालयों में पद रिक्त नहीं होने पर कार्यालयों में भी लगाया जा सकेगा। और शहरी क्षेत्र के अधिशेष कार्मिकों का समायोजन शहरी क्षेत्र में तथा ग्रामीण क्षेत्र के अधिशेष कार्मिकों का समायोजन ग्रामीण क्षेत्र में। यानी कि कहने का मतलब है कि टीएसपी का टीएसपी में, नॉन टीएसपी का नॉन टीएसपी में, ग्रामीण क्षेत्र का ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र का शहरी क्षेत्र में समायोजन यहाँ पर किया जा सकेगा। साथ ही पदस्थापना आदेशों की प्रतीक्षा में उपस्थिति दे रहे शिक्षक और कार्मिकों का समायोजन भी अधिशेष कार्मिकों के समायोजन के साथ ही किया जा सकेगा। अगर कोई स्टे पर है, एक ही पद पर एक से अधिक कार्मिक और शिक्षक पदस्थापित हैं तो उन किसी भी कारण से अधिशेष हुए हों तो उन्हें अन्य शिक्षक और कार्मिकों को अंतिम निर्णय के अध्ययन पूर्व पद पर कार्य ग्रहण करवाया जाता है। यानी कि जब तक इनका जो फाइनल डिसीजन नहीं होता तब तक उन्हें पूर्ववर्ती ही यहाँ पर रखा जाए। अब यहाँ पर जो टाइम बाउंड यहाँ पर प्रोसेस दी है कि जो प्रोसेस है 18 सितंबर से चालू होगी और 26 सितंबर को यहाँ पर पूर्ण होगी। अब कुछ यहाँ पर 14 जून 2018 का जो आदेश था जिसमें अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जो है उसमें प्रथम से लेकर 12वीं तक किस प्रकार से यहाँ पर जो गाइडलाइन है कि इनका किस प्रकार से समायोजन करना, पूरा जो विस्तृत रूप से दिया गया है कि किन विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में यहाँ पर स्टाफिंग पैटर्न क्या रहेगा। आप देख सकते हैं जिसमें 1 से कक्षा 10 है तो उसमें प्रिंसिपल 1, अध्यापक लेवल 1 के 5 पद, अध्यापक लेवल 2 के 2 पद, वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड 2 के 6 पद, जिसमें किस कौन कौन से विषयों के पद हैं वो भी यहाँ पर दिए हैं। वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक का 1 पद, पुस्तकालय अध्यक्ष का 1 पद, प्रयोगशाला सहायक का 1 पद, कंप्यूटर शिक्षक का 1 पद।
इसी प्रकार से 11वीं एवं 12वीं कक्षा प्रारंभ होने पर संकाय के अनुसार 5 व्याख्याताओं के पद सृजित कर स्वीकृत संकाय या विषय अनुरूप 2 या 3 वरिष्ठ अध्यापकों के पद कम किए जाएंगे। संबंधित विषयों के व्याख्याताओं का चयन किया जाएगा और चयन में अंग्रेजी भाषा संप्रेषण कौशल में दक्ष को प्राथमिकता दी जाएगी। गैर शिक्षित जो स्टाफ है इनमें वरिष्ठ सहायक 1, कनिष्ठ सहायक 1 और सहायक कर्मचारी के 3 पद होंगे। किस प्रकार से चयन यहाँ पर किया? तो दोस्तों ये स्टाफिंग पैटर्न है। तो अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में जब भी शिक्षक और कार्मिकों का समायोजन किया जाएगा इसी क्रम के अनुसार किया जाएगा, इन्हीं संख्या के अनुसार यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये पूरा जो आदेश है वो शासन उप सचिव प्रथम प्रदीप जी गोयल के हस्ताक्षर से जारी किया गया। अब बात करते हैं राजस्थान सरकार शिक्षा ग्रुप फर्स्ट विभाग का जो 30 अप्रैल 2015 का जो आदेश था, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेश दिनांक 28 मई 2014 एवं 23 दिसंबर 2014 के द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीनस्थ उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक और मंत्रालय कार्मिकों के जो मापदंड हैं वो तय किए गए हैं। आप देख सकते हैं उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मापदंडों का निर्धारण किया गया है, जिसमें कक्षा 1 से 12 तक संचालित होने पर मैं बता दूं विज्ञान संकाय, कला संकाय और वाणिज्य संकाय में कितने कितने के जो कार्मिक हैं, जो शिक्षक हैं वो होंगे। विज्ञान संकाय की बात करते हैं, एक प्रधानाचार्य, व्याख्याता 5, वरिष्ठ अध्यापक 3, अध्यापक लेवल 2 3, अध्यापक लेवल 1 2, शारीरिक शिक्षक ग्रेड फर्स्ट या सेकंड 1, कुल 14 शिक्षक यहाँ पर होंगे। इसी प्रकार से कला संकाय के कुल 14 शिक्षक होंगे, वाणिज्य संकाय के कुल 14 यहाँ पर शिक्षक यहाँ पर होंगे। कौन कौन से विषयों के होंगे वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसी प्रकार से कक्षा 6 से 12 तक संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु जो मापदंड है, जिसमें विज्ञान संकाय में कुल 12 शिक्षक, कला संकाय में कुल 12 शिक्षक और वाणिज्य संकाय में कुल 12 शिक्षक यहाँ पर होंगे। अगर कक्षा 9 से 12 तक संचालित हैं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के जो मापदंड है, विज्ञान विषय के विज्ञान संकाय के 9 शिक्षक, कला संकाय के 9 शिक्षक और वाणिज्य संकाय के कुल 10 शिक्षक यहाँ पर होंगे। साथ ही आप देख सकते हैं विज्ञान संकाय में भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान ऐच्छिक विषय होने पर वरिष्ठ अध्यापक का पद गणित विषय को दिया जाएगा। यहाँ पर जो दोस्तों गाइडलाइन दी गई है कि कौन सा जो विषय होने पर किसको पद यहाँ पर दिया जा सकता है, पूरा जो बायोडेटा है वो दिया गया है। साथ ही कक्षा 11 और 12 का नामांकन 120 से अधिक होने पर प्रत्येक अतिरिक्त 40 विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त विषय व्याख्याता का जो शैक्षणिक कार्यभार है वो आकलन किया जा सकता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 120 से अधिक होने पर था। अब है कक्षा 9 से 12 10 का नामांकन 120 से अधिक होने पर प्रत्येक अतिरिक्त 40 विद्यार्थियों पर एक वरिष्ठ अध्यापक जो है उनका शैक्षणिक कार्यभार का आकलन कर दिया जा सकेगा। अगर 6 से 8 का नामांकन 105 से अधिक है तो प्रत्येक 35 अतिरिक्त विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त अध्यापक लेवल 2 का शैक्षणिक कार्यभार आकलन किया जा सकेगा। साथ ही कक्षा 1 से 5 का नामांकन 60 से अधिक होने पर निम्नानुसार अतिरिक्त जो अध्यापक हैं वो दे होंगे। अगर कक्षा 1 से 5 का जो नामांकन है वो 61 से लेकर 200 तक है तो प्रत्येक 30 नामांकन पर अध्यापक लेवल प्रथम का एक पद अतिरिक्त होगा। नामांकन 150 से अधिक होने पर एक वरिष्ठ अध्यापक हेड टीचर कार्य हेतु अतिरिक्त यहाँ पर पद होगा। इसी प्रकार से नामांकन अगर 200 से अधिक है तो प्रत्येक 40 नामांकन पर अध्यापक लेवल 1 का एक अतिरिक्त पद होगा। साथ ही 2 संकाय वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए भी मापदंड आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसके अलावा कक्षा 1 से 12 तक जो संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालय है जो मापदंड है वो आप देख सकते हैं, जिसमें विज्ञान एवं कला संकाय है उसमें कुल 17 शिक्षक, विज्ञान एवं वाणिज्य में 17 शिक्षक, कला एवं वाणिज्य में भी 17 शिक्षक यहाँ पर होंगे। कक्षा 6 से 12 तक जो संचालित है विज्ञान एवं कला संकाय उसमें 14 शिक्षक, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में 15 शिक्षक, कला एवं वाणिज्य संकाय में 15 शिक्षक यहाँ पर होंगे।
इसी प्रकार से कक्षा 9 से 12 तक संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालय जिसमें विज्ञान एवं कला संकाय है, कुल 6 सेक्शन है, तो 12 शिक्षक, विज्ञान एवं वाणिज्य में 13 शिक्षक, कला एवं वाणिज्य में 13 शिक्षक यहाँ पे होंगे। साथ ही किसको आप यहाँ पर नामांकन का भी अलग अलग क्राइटेरिया दिया गया है, तो आप देख सकते हैं आसानी से। साथ ही कक्षा 1 से 12 तक संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु जो मापदंड है, 3 संकाय होने पर, 3 संकाय कला विज्ञान एवं वाणिज्य होने पर आप देख सकते हैं मापदंड अलग हैं। प्रधानाचार्य का 1 पद, व्याख्याता के 11 पद, वरिष्ठ अध्यापक के 4 पद, अध्यापक लेवल 2 के 2 पद, अध्यापक लेवल 1 का 2 पद, शारीरिक शिक्षक ग्रेड 1 और 2 का 1 पद, कुल 20 पद। इसी प्रकार से कक्षा 6 से 12 तक संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालय में कुल 18 शिक्षक, 9 से 12 में कुल 16 शिक्षक यहाँ पर होंगे। इसी प्रकार से जो माध्यमिक विद्यालय हैं उनके लिए भी अलग मापदंड हैं। माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 9 से 10 का नामांकन 120 तक, कक्षा 6 से 8 तक का नामांकन 105। अलग अलग जो क्राइटेरिया वो आप दिया हुआ है, अलग अलग जो किस प्रकार से इनका जो समायोजन है अध्यापकों का या शिक्षकों का या कार्मिकों का, वो किस प्रकार से किया जाना है, वो मापदंड यहाँ पर दिए गए हैं, जो डायरेक्शन है वो जारी की हैं। साथ ही मंत्रालय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए भी मापदंड दिए गए हैं। आप देख सकते हैं विद्यालय का स्तर, नामांकन कितने हैं, मंत्रालय कर्मचारी कितने होंगे और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कितने होंगे। अगर बात करते हैं विद्यालय माध्यमिक हैं 6 से 10 के नामांकन के आधार पर, तो नामांकन 100 तक हैं तो एलडीसी का 1 पद, 4th ग्रेड का 1 पद। अगर नामांकन 101 से लेकर 500 तक हैं तो एलडीसी का 1 पद, यूडीसी या ओए का 1 पद और 4th ग्रेड के 2 पद। अगर नामांकन 501 से लेकर 1000 तक है तो एलडीसी का 1 पद, यूडीसी ओए के 2 पद, सहायक कर्मचारी के या जमादार के 4 पद। नामांकन अगर 1000 से ज़्यादा है तो एलडीसी के 2 पद, यूडीसी या ओए के 2 पद और ग्रेड 4th या जमादार के 5 पद यहाँ पर होंगे। यदि विद्यालय का स्तर उच्च माध्यमिक है 6 से 12 नामांकन के आधार पर, अगर नामांकन 100 तक है तो एलडीसी का 1 पद, 4th ग्रेड का 1 पद। अगर नामांकन 101 से लेकर 500 तक है तो एलडीसी का 1 पद, यूडीसी या ओए का 1 पद, ग्रेड 4th के 2 पद। 501 से लेकर 1000 तक है तो एलडीसी का 1 पद, यूडीसी या ओए के 2 पद और ग्रेड 4th या जमादार के 4 पद। 1000 से ज़्यादा है तो यूडीसी, एलडीसी, ओए के 2 पद और 2 पद और 4th ग्रेड या जमादार के यहाँ पर 5 पद होंगे। साथ ही अन्य जो गाइडलाइन है, जो मापदंड है, वो भी यहाँ पर दिए गए हैं कि किस प्रकार से इनका निर्धारण यहाँ पर किया जाएगा। आप देख सकते हैं अंतर सिंह नेहरा जो संयुक्त शासन सचिव हैं, उनके द्वारा 30 अप्रैल 2015 को ये आदेश जारी किया है। साथ ही महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के लिए जो मापदंड हैं वो तय किए गए हैं, उसका भी यहाँ पर जो डिटेल्ड अध्ययन है वो किया गया है। साथ ही वित्त विभाग का जो एक ऑर्डर था, मैं बता दूं, डेट भी आपको बता देता हूं, 25 मई 2022 का, उसमें भी यहाँ पर अधीनस्थ जो विभाग हैं उनमें मंत्रालय संवर्ग के स्वीकृत पदों का पुनर्गठन किया गया था, जिसमें मंत्रालय संवर्ग के आप देख सकते हैं, संस्थापन अधिकारी के देख सकते हैं, प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ सहायक और कनिष्ठ सहायक, कितने कितने पद हैं वो भी आप देख सकते हैं। पहले जो स्वीकृत पद थे वो 68,362 थे, अब जो संशोधित पद हैं वो भी 68,362 है। कैडर स्ट्रेंथ है, कमी किस प्रकार से की गई है, बढ़ाए किस प्रकार से आप देख सकते हैं, वो भी पद बढ़ा मैं बता दूं, संस्थापन अधिकारी के 592 बढ़ा दिए, प्रशासनिक अधिकारी के 1674 बढ़ा दिए, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के 3249 बढ़ा दिए, सहायक प्रशासनिक अधिकारी के 2885 बढ़ा दिए, वरिष्ठ सहायक के 2722 कम कर दिए और कनिष्ठ सहायक के 5678 कम यहाँ पर कर दिए। साथ ही उन्होंने कहा है यहाँ पर मंत्रालय संवर्ग में उपरोक्तानुसार सर्जित पदों से पूर्व में ही किसी पद पर अधिक कार्मिक कार्यरत हैं तो सर्जित पदों के अतिरिक्त पदों को अस्थायी रूप से सर्जित माना जाएगा, तथा जैसे जैसे
पदोन्नति और सेवानिवृत्त से पद रिक्त होंगे, अस्थायी पद रूप से सर्जित पद स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर है। साथ ही प्रारंभिक शिक्षा विभाग का 28 मई 2019 का जो ऑर्डर है कि शैक्षणिक स्टाफ के पदों का विद्यालयवार आवंटन, सामान्यकरण और पद स्थापन को लेकर भी जो गाइडलाइन जारी की थी वो यहाँ पर अटैच की गई है कि किस प्रकार से यहाँ पर जो पदों का आवंटन किया जाएगा, किस प्रकार से जो पद हैं वो स्वीकृत माने जाएंगे। ये थे प्रारंभिक शिक्षा विभाग के क्योंकि मैं बता दूं संविदा कर्मचारियों का जो अधिशेष होने पर जो समायोजन है वो प्रारंभिक शिक्षा विभाग के तहत किया जाएगा। अब मैं बता दूं प्रारंभिक शिक्षा विभाग में आप देख सकते हैं जो स्वीकृत पद होते हैं अध्यापक ग्रेड 3rd लेवल प्रथम के, जिसमें ट्रेनी टीचर, शिक्षाकर्मी, वरिष्ठ शिक्षाकर्मी, अतिरिक्त वरिष्ठ शिक्षाकर्मी, पैरा टीचर, महिला पैरा टीचर, अन्य संविदा कार्मिक, कला शिक्षक, विषय शिक्षक लेवल प्रथम, प्रबोधक लेवल प्रथम, अध्यापक ग्रेड 3rd लेवल प्रथम। इसी प्रकार से अध्यापक ग्रेड 3rd लेवल 2, विषय शिक्षक लेवल 2, प्रबोधक लेवल 2, अध्यापक ग्रेड 3rd लेवल 2। साथ ही शारीरिक शिक्षक ग्रेड 3rd में पैरा शारीरिक शिक्षक, प्रबोधक शारीरिक शिक्षक और शारीरिक शिक्षक ग्रेड 3rd। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है, प्रारंभिक शिक्षा का जो आदेश दिखाने का मतलब साफ साफ ये है कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग में संविदा कर्मचारी, चाहे वो ट्रेनी टीचर हो, शिक्षाकर्मी हो, वरिष्ठ शिक्षाकर्मी हो, अतिरिक्त वरिष्ठ शिक्षाकर्मी हो, पैरा टीचर हो, महिला पैरा टीचर हो, अन्य संविदा कर्मचारी कोई भी हो, इनका अध्यापक लेवल ग्रेड 3rd लेवल प्रथम में इनका पद स्वीकृत होता है प्रारंभिक शिक्षा विभाग के तहत। अतः इनका समायोजन जो है और जो अधिशेष जो कार्मिक उनका पदस्थापन और समायोजन है वो चाहे वो माध्यमिक शिक्षा विभाग में ही क्यों न लगा हो, इनका समायोजन प्रारंभिक शिक्षा विभाग की गाइडलाइन 28 मई 2019 के अनुसार यहाँ पर किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पदों का आवंटन किया गया, वो भी पूरा जो डिटेल है अध्ययन आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। साथ ही मैं बता दूं जो संविदा कर्मचारी हैं उनका समायोजन जो है, चाहे वो अधिशेष हों, उनका समायोजन प्रारंभिक शिक्षा विभाग में किया जाएगा। साथ ही आप देख सकते हैं जिन विद्यालयों में संविदा कर्मचारी, चाहे वो शिक्षाकर्मी, वरिष्ठ शिक्षाकर्मी, अतिरिक्त वरिष्ठ शिक्षाकर्मी, पैरा टीचर जिसमें महिला, राजीव गांधी वैकल्पिक इत्यादि ट्रेनी टीचर कार्यरत हैं, वहां अध्यापक लेवल ग्रेड 3rd लेवल प्रथम के पद के स्थान पर संविदा कर्मचारी का पद दिया जाएगा, स्पष्ट रूप से कहा गया है। साथ ही आप देख सकते हैं पूरा जो डिटेल अध्ययन है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। साथ ही संविदा पर कार्यरत कार्मिक जैसे ट्रेनी टीचर, शिक्षाकर्मी, वरिष्ठ शिक्षाकर्मी, अतिरिक्त वरिष्ठ शिक्षाकर्मी, पैरा टीचर, महिला पैरा टीचर, अन्य संविदा कार्मिक और कला शिक्षकों को उनके स्वीकृत पदों बिंदु संख्या 4 में वर्णित तालिका के अनुसार ही पदस्थापित किया जाएगा। साथ ही संविदा पर कार्यरत कार्मिक, चाहे वो ट्रेनी टीचर हो, चाहे वो शिक्षाकर्मी हो, चाहे वरिष्ठ शिक्षाकर्मी हो, अतिरिक्त वरिष्ठ शिक्षाकर्मी हो, पैरा टीचर हो, महिला पैरा टीचर हो या अन्य संविदा कर्मचारी हो, काउंसलिंग है तो मिश्रित वरीयता सूची तैयार की जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर संविदा कर्मचारियों का जो अलॉटमेंट है, किस प्रकार से समायोजन करना है, उसकी भी गाइडलाइन यहाँ पर जारी की हुई है। साथ ही शिक्षा विभाग ग्रुप 2 का जो 16 अक्टूबर 2015 का जो आदेश है वो भी यहाँ पर अटैच किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच यहाँ पर किए गए हैं। यहाँ पर हेड टीचर, संस्था प्रधान, उच्च प्राथमिक विद्यालय, किस प्रकार से पद यहाँ पर स्वीकृत हैं, कितने जिलों के, साथ ही साथ स्टाफिंग पैटर्न का जो 28 मई का जो आदेश है उसको भी यहाँ पर अटैच किया गया है। तो दोस्तों ये था अधिशेष शिक्षक, कार्मिक, संविदा कर्मचारी, पैरा टीचर, शिक्षाकर्मी, वरिष्ठ शिक्षाकर्मी, पंचायत शिक्षक या अन्य जो भी संविदा कर्मचारी लगा हुआ है और वो अधिशेष है, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा में ही क्यों ना हो, अगर संविदा कर्मचारी अधिशेष हैं, माध्यमिक शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं, तो उनको प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन जो भी विद्यालय कार्य नियोजित हैं उनमें लगाया जाएगा। तो दोस्तों विभिन्न जिलों ने आदेश जारी करते हुए अधिशेष कार्मिकों की जो सूचना है वो यहाँ पर मांगी है। जैसा कि आप देख सकते हैं झालावाड़ ने भी सूचना मांगी है, पाली ने भी सूचना मांगी है।
तो दोस्तों पूरी गाइडलाइन बता दी, लेकिन एक बार बता देता हूँ कि किस किस जिले ने जो आदेश है वो जारी कर दिए हैं। अधिशेष कार्मिकों की जो सूचना है वो यहाँ पर मांग ली है। पाली ने 11 सितंबर 2024 को प्रातः 10 बजे तक हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में सूचना मांगी है। सीकर ने भी मोस्ट अर्जेंट एक पत्र जारी करते हुए 10 सितंबर 2024 को 285 नंबर आदेश जारी किया है अपने मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को, और अधिशेष कार्मिकों और शिक्षकों की जो सूचना है वो मांगी है। अधिशेष कार्मिकों की सूचना हेतु जो प्रपत्र है वो भी यहाँ प्रपत्र है वो भी 11 कॉलम का जारी किया, जिसमें जिले का नाम, अधिकारी कर्मचारी का नाम, पद का नाम, विषय, अधिशेष होने की दिनांक, जिस विद्यालय से अधिशेष हुआ उसका नाम, जिस विद्यालय में वर्तमान में अधिशेष है उसका नाम, अधिशेष कार्मिकों का सेटअप, माध्यमिक या प्राथमिक, अधिशेष होने का कारण और विशेष विवरण। साथ ही इन्होंने प्रमाण पत्र भी मांगा गया है कि उपरोक्त प्रपत्र में ब्लॉक में समस्त महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के अधिशेष कार्मिकों को भी सम्मिलित यहाँ पर कर लिया है। आप देख सकते हैं जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक सीकर के हस्ताक्षर से ये पत्र जारी किया है और अधिशेष कार्मिकों की सूचना मांगी है। इसी प्रकार से मोस्ट अर्जेंट पत्र डीओ भरतपुर ने भी जारी किया है और अधिशेष कार्मिक और जो शिक्षक हैं उनके समायोजन को लेकर जो दिशा निर्देश हैं, सूचना भिजवाने को लेकर डायरेक्शन जारी किए हैं। साथ ही इन्होंने विशेष वाहक के साथ 11 सितंबर तक सूचना यहाँ पर मांगी है। जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा जोधपुर ने भी एक पत्र निकालते हुए अपने मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समस्त जोधपुर ग्रामीण और फ्लोदी को डायरेक्शन जारी करते हुए अधिशेष शिक्षकों और कार्मिकों के समायोजन को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही निर्धारित प्रारूप में 13 सितंबर तक अनिवार्य रूप से सूचना यहाँ पर मांगी है, चाहे वो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हो चाहे अन्य विद्यालय जो भी हो जिसमें अधिशेष कार्मिक है, उनके समस्त की सूचना यहाँ पर मांगी है। जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक डूंगरपुर ने भी एक पत्र जारी करते हुए अपने मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है डूंगरपुर को पत्र लिखकर अधिशेष कार्मिक और शिक्षकों के समायोजन को लेकर सूचना 13 सितंबर तक मांगी है, ताकि इनका समायोजन किया जा सके। इन्होंने जो परफॉर्मा है वो भी अटैच यहाँ पर किया है, निर्धारित परफॉर्मे में सूचना यहाँ पर मांगी है। तो दोस्तों कहने का सीधा सीधा मतलब है कि विभिन्न जिला शिक्षा अधिकारी, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा हो चाहे प्रारंभिक शिक्षा हो, उन्होंने पत्र जारी करते हुए अधिशेष शिक्षक और कार्मिकों की सूचना मांग ली है। साथ ही समायोजन को लेकर डायरेक्शन भी जारी कर दी है। मैं बता दूं, चाहे वो शिक्षक हों चाहे वो संविदा कर्मचारी हों, स्पष्ट रूप से यहाँ पर निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने भी आदेश जारी करते हुए समायोजन के जो गाइडलाइन है वो तय कर दी है। साथ ही जो संविदा कर्मचारी, चाहे वो किसी भी प्रकार से अधिशेष हो, चाहे वो वरिष्ठ प्रबोधक हो, वरिष्ठ शिक्षाकर्मी हो, पंचायत शिक्षक हो, कनिष्ठ शिक्षक हो, पैरा टीचर हो, ट्रेनी टीचर हो, जो भी माध्यमिक शिक्षा में कार्यरत हैं, उनको प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन जो भी ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय हैं उनमें लगाया जाएगा। और ये जो कार्य है वो 26 सितंबर 2024 तक हर हालत में किया जाएगा। साथ ही राजस्थान सरकार द्वारा 14 जून को जो आदेश जारी किया था उसको अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में किस प्रकार से स्टाफिंग पैटर्न होगा, शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ के मापदंड होंगे, वो भी यहाँ पर अटैच किया है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के माध्यम से भी बताया है। इसी प्रकार से शिक्षा विभाग द्वारा 30 अप्रैल 2015 का जो आदेश था स्टाफिंग पैटर्न को लेकर वो भी अटैच किया है। साथ ही साथ आप जैसा कि देख सकते हैं जिसमें जो किस प्रकार से शिक्षकों को नियोजित या डेप्यूट किया जाएगा, पूरा जो बायोडेटा है मैंने आपको वीडियो के माध्यम से भी बता दिया है। कि साथ ही किसी भी प्रकार की कोई भी आपको दिक्कत है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में किस प्रकार से स्टाफ को लगाया जाएगा, क्या मापदंड होंगे, वित्त विभाग का जो आदेश था यहाँ पर 25 मई 2022 का, जिसमें किस प्रकार से मंत्रालय संवर्ग के कार्मिकों के पद जो हैं उनका पुनर्गठन किया गया है, उसको भी यहाँ पर अटैच किया गया है। साथ ही प्रारंभिक शिक्षा विभाग का 28 मई 2019 को शैक्षणिक स्टाफ के पदों का विद्यालयवार आवंटन, सामान्यीकरण, पद स्थापन को लेकर जो डायरेक्शन जारी किए थे वो भी यहाँ पर अटैच किया है। और स्पष्ट रूप से कहा गया है
कि किस प्रकार के जो पद हैं वो यहाँ पर टेबल 4 जो है इस आदेश की वो बड़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जिसमें ट्रेनी टीचर, शिक्षाकर्मी, वरिष्ठ शिक्षाकर्मी, अतिरिक्त वरिष्ठ शिक्षाकर्मी, पैरा टीचर, महिला पैरा टीचर, अन्य जो संविदा कर्मचारी हैं उनको लेकर भी यहाँ पर किस प्रकार से उनका समायोजन यहाँ पर करना है, वो पूरा जो बायोडेटा है वो यहाँ पर बताया गया है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों यहाँ पर जो पूरी जो डिटेल है मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बता दी है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।